जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन में सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ब्रह्मास्त्र बैच का जीके एंड जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा था, उसमें हम साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी देख रहे थे और उसी में कुछ टर्मिनोलॉजी बचा है, उसे हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आज सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके बाद टर्मिनोलॉजी है कैरियो। कैरियो जहाँ भी आपको आ जाए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। अगर बायोलॉजी में कहीं भी आपको कैरियो देखने को मिले तो इसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, जैसे कैरियोलॉजी मतलब जिसमें हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसको हम कैरियोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार जो प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे सेल का एक प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रारंभिक और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो जिसमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसी प्रकार सेल का दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक मतलब विकसित केंद्रक। जिसमें विकसित केंद्रक होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जिसमें हम केंद्रक विहीन या प्रारंभिक केंद्रक अल्प विकसित केंद्रक होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिस सेल में केंद्रक विकसित होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख लेते हैं प्रमुख संवर्धन क्या होता है। जैसे कल्चर नहीं होता है कि किस चीज़ की खेती की जाती है या किसका पालन किया जाता है, उसको एक टर्म में क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन। ओलेरी मतलब सब्जी। देखिए याद कैसे करेंगे। ओ ले आई सब्जी लेकर आई। क्या लेकर आई? ओ लेकर आई, क्या सब्जी लेकर आई। ठीक है, ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या किसकी खेती की जाती है? सब्जी की खेती। देखिए फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। तो जब फूलों की खेती की जाती है उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इसी प्रकार पीसी कल्चर मछली पालन को हम पीसी कल्चर बोलते हैं। देखिए पीसी, अब इसे पीसी ना पढ़ के फीसी पढ़ दीजिए। अगर आप फीसी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। फीसी से मछली पालन, पीसी कल्चर। ठीक है, इसी प्रकार अगला है सिल्वी कल्चर में हम वनों की खेती करते हैं। तो वनों की खेती को हम क्या करते हैं? सिल्वी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला है वर्मी कल्चर मतलब केंचुओं की खेती या केंचुआ पालन जो होता है उसको हम कहते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी मतलब होता है केंचुआ। ठीक है, जिसमें हम केंचुए का पालन करते हैं उसको हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वीटी कल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती। देखिए जहाँ पर अगर वीटी आ जाए, वीटी कल्चर, वहाँ अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती किसमें होती है? वीटी कल्चर में। उसको क्या बोलते हैं? वीटी कल्चर। अगला है एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। ठीक है, अब इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ सामान्य जानकारी हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जितने जीव होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में। इसके जनक कौन है? इसके जनक है अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो 1801 में लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया था। तो लैमार्क और ट्रेविनास ने 1801 में बायोलॉजी शब्द दिया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। इतनी बातों को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। बायोलॉजी जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान में हम एनिमल का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। ये देखिए बायोलॉजी के भी जनक हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, और जूलॉजी के भी जनक अरस्तु ही हैं। लेकिन यहाँ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है और जूलॉजी का अरस्तु को। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी जीव का शरीर निम्नवत निर्माण होता है। मतलब किसी भी जीव के बॉडी का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले कोशिका होती है और कई कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और कई ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और यह तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण, एक शरीर का निर्माण कर देता है। तो देखिए सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन के बाद सिस्टम, उसके बाद बॉडी।
आपका इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिए। जैसे कई ईंट मिलकर एक दीवार बनाती है, और कई दीवार मिलकर एक कमरा बनाती है, और कई कमरे मिलकर एक घर का निर्माण कर देते हैं। तो उसी प्रकार बॉडी का भी निर्माण होता है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, तो देखा हमने कि कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से बॉडी। तो सबसे पहले हम कोशिका को समझेंगे, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं। तो कोशिका साइटोलॉजी, देखिए साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो कहीं भी अगर आपको बायोलॉजी में साइटो दिख जाए, साइटो देखिए कीवर्ड्स हैं, इसको पकड़ लीजिए। साइटो अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है सेल या कोशिका। ठीक है, अब कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है, इसलिए संरचनात्मक। और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका में ही संपन्न होती हैं, इसलिए उसको क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और कोशिका के से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए उसको संरचनात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका, कोशिका एक होती है मृत कोशिका और एक होती है जीवित कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, और अपनी किताब किसमें? माइक्रोग्राफिया में इसने बताया था। इसने माइक्रोग्राफिया में मृत कोशिका की खोज 1665 में किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसी कारण इसको कोशिका का जनक कहा जाता था। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक कहा जाता है। इसने मृत कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। इधर एक जीवित कोशिका होती है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था, और इसने जीवाणु का भी, बैक्टीरिया का भी खोज किया था, इसलिए इसे हम जीवाणु के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अरस्तु था। फादर ऑफ जूलॉजी कौन था? वो भी अरस्तु था। फादर ऑफ बॉटनी कौन था? थियोफ्रास्टस था। इधर फादर ऑफ सेल्स, कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु के जनक कौन है? ल्यूवेन हॉक। तो इतनी बातें आप याद रखिए। ये वनडे एग्जाम में आप किसी भी जीएस या जीके में आपसे ये समान जानकारी पूछ सकती है, आप इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इन्होंने बताया था शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका सिद्धांत में पहली पॉइंट क्या थी कि कोशिका जो होती है शरीर का निर्माण, कोशिका शरीर का निर्माण करती है। और दूसरा क्या बताया था इन्होंने? कोशिका विभाजन के स्वरूप नई कोशिका बनती है, मतलब कोशिका को टूटकर एक नई कोशिका बनाती है। जैसे एक कोशिका है, बीज से टूटकर ये दो नई कोशिका बना लेती है। और कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसके पहले हमने आपको ऊपर बताया था। आगे चलते हैं। देखिए जो वायरस विषाणु होता है वो कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिए। वायरस विषाणु जो होता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अर्थात आपको बता दें, जो विषाणु होता है इसे अगर कोई सजीव या ऐसी परिस्थिति मिल जाती है जहाँ पर यह सर्वाइव कर सकता है, ये तुरंत जीवित हो जाता है। और ये लेकिन वातावरण में ये मृत के रूप में रहता है, मतलब निर्जीव के रूप में। तो इसलिए इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए, हर साल एसएससी एग्जाम में पूछती है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को इग्लिना को कहा जाता है। इग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? तो कोशिका विभाजन के बारे में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसे याद रखिए, ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है जो दुनिया के सबसे छोटा कोशिका होती है। ठीक है, वह 0.3 माइक्रोन मीटर की होती है। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है 170 mm का होता है, वो दुनिया की सबसे बड़ा कोशिका होती है। तो आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसी प्रकार मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो मेल का शुक्राणु। जो मेल का शुक्राणु होता है
स्पर्म, उसे हम बोलते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। इसी प्रकार मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो फीमेल का अंडाणु, जिसको हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो आप इतनी बातों को याद रखिए। कौन कौन पॉइंट है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी फीमेल का अंडाणु ओवम, और मानव शरीर की सबसे लंबी न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, कोशिका में एक जंतु कोशिका होती है और एक होती है पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है और क्या क्या कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, ठीक। और ये क्या है? ये है जंतु कोशिका, ठीक है। तो ये देखिए, हमेशा जो होता है पादप कोशिका वो हमेशा बड़ी होती है और ये चौकोर आकृति में पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है ये गोल आकृति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? गोल आकृति में। और ये किसमें पाई जाती है? चौकोर। तो आपको बता दें कि सेल कोशिका चौकोर होती है और प्लांट सेल चौकोर होती है और एनिमल सेल जो होती है गोल होती है। अब देखिए इसमें आपको विभिन्न प्रकार के कोशिकांग दिख रहे होंगे, जैसे आपको पढ़ा दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओव्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका, ठीक। ओव्यूल रसदानी, सेल वॉल कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदबयी जालिका, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, गाल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ठीक है। फिर सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं। तो ये कोशिकांग जो है पाए जाते हैं। तो देखिए कुछ कोशिकांग जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और कुछ प्लांट कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और कुछ दोनों में पाए जाते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे कौन किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो देखिए विशेषताएं पादप कोशिका, जंतु कोशिका। देखिए आवरण क्या होता है? मतलब जो बाहरी झिल्ली होती है। तो पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और एक कोशिका झिल्ली होती है, मतलब दोहरी झिल्ली का कौन बना रहता है? ये बनी रहती है पादप कोशिका। इसमें जो बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति होती है और उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है और एक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप इस बात को याद रखिए, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? देखिए क्लोरोफिल जो पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल हरित लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसी प्रकार रसदानी ओव्यूल्स जो होते हैं, रसदानी ये जंतु कोशिका में छोटा होता है या अनुपस्थित होता है और लेकिन पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये बड़े आकार का होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में छोटा होता है ना के बराबर, ठीक है, और पादप कोशिका में बड़ा होता है। रसदानी क्या करता है? इसमें वाटर संचय करने का कार्य करता है। आगे सभी कोशिकाओं का कार्य बताया जाएगा। तारक का जो होता है सेंट्रोसोम ये अनुपस्थित होता है किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो आप देख लिए कौन कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में है और कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में है, कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं है और कौन कौन कोशिकांग जो है पादप कोशिका में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका के प्रकार हमने आपको पहले ही बताया था, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित जिसमें केंद्रक होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और राइबोसोम पाया जाता है लेकिन 70S का टाइप का पाया जाता है। जीवद्रव पाया जाता है और शोषण जीवद्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। केंद्रक अविकसित होता है, ठीक है। उदाहरण कौन कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल होता है? तो जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल होती है, नीलहरी शैवाल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और माइकोप्लाज्मा जो अभी आपको बताएं कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब इसमें केंद्रक और विकसित होता है, इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक जो होता है विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं और ये विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर पौधे एवं जीव जंतु सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आपको जो ऊपर बताया गया विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी जितने जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब हम एक एक कोशिकांग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। सेल है, सेल में हमने आपको दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है। तो सेल में दोनों में होता है, पादप कोशिकांग भी होता है और जंतु कोशिकांग भी होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोलिकर ने सर्वप्रथम इसे कीटों की पेशियों में देखा था। तो कोलिकर ने सर्वप्रथम इसे कहाँ देखा था? जो कीट होते हैं उसके पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसने देखा था? कोलिकर ने। अल्टमान एवं फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। बेंडा ने इसका नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा। अल्टमान एवं फ्लेमिंग ने खोजा था, बेंडा ने इसका नाम दिया था। इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्वसन होता है और इसी से ऊर्जा बनती है। देखिए यह दोहरी झिल्ली से युक्त रहता है, मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, इसकी बाहरी दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें वायवीय श्वसन होता है, मतलब इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा। इसमें भरे द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है और इसकी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है और यह दोहरी झिल्ली से युक्त होता है। ठीक है, श्वसन रिएक्शन कैसे करता है? देखिए इसमें जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 36 एटीपी में टूट जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है तो कोशिकीय श्वसन इसको बोला जाता है। ये कोशिका में संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु जल के और 38 एटीपी। एटीपी का होता है एडनो ट्राई फास्फेट। ठीक है, एडनोसिन ट्राई फास्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। इसी का उल्टा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अगर हम इसी को उलट देंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का फार्मूला हो जाएगा। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए तो वो श्वसन क्रिया होता है। तो श्वसन का उल्टा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को उलट देंगे तो श्वसन क्रिया हो जाएगी, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए इसमें जो धागे संरचना है उसे हम डीएनए बोलते हैं और ये जो हरा हरा दिख रहा है उसे हम राइबोसोम से बोलते हैं और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है, जो जल भरा रहता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से घिरी होती है। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ये जो आंतरिक दीवारें होती है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। इसी में हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है किसका आदान प्रदान करती है? जो पदार्थ हम कोई भी भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो कोशिका में कैसे जाता है? तो इसके माध्यम से जाता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से। यह अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब ये जरूरी कणों को जाने देती है और कुछ ऐसे कण होते हैं जिसको नहीं जाने देती, इसे हम ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम में झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कार्य का होता है सुरक्षा एवं आंतरिक सहारा देने के लिए। तो ये क्या करती है? कोशिका को सुरक्षित करती है। इसको थैले के नुमा थैली में, जैसे सभी जैसे आलू प्याज अदरक हम लोग बंद करके थैली में बाजार से लाते हैं तो उसे इकट्ठा बांधने का काम कौन करती है? तो प्लास्टिक थैली। उसी प्रकार ये कोशिका के कोशिकांगों को बांध कर रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति, सेल वाल, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह भी कोशिका को सुरक्षा एवं आंतरिक सहारा देती है। तो कोशिका झिल्ली भी कोशिका को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका भित्ति भी।
लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु और पादप में दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। इसको याद रखिए। तो पादप में सेलुलोज की बनी होती है कौन, कोशिका भित्ति, और जीवाणु में किसकी बनी होती है, तो जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और कवक में काइटिन की। कोशिका भित्ति जो होती है पादप में सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु को पेप्टिडोग्लाइकेन की, और कवक में काइटिन की बनी होती है। तो इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य अगला कोशिकांग को आया था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए साइटो आया ना, तो साइटो का मतलब होता है कोशिका और प्लाज्मा का मतलब होता है द्रव्य। इसी में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिका है, इसी में ऐसे ऐसे ये सब द्रव भरे रहते हैं, ठीक। ये कोशिका भित्ति हो गई, ठीक। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में केंद्रक सब पाया जाता है, इसी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कोशिका द्रव्य, तो आपको बता दें कि आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप इसी प्रकार क्लास को रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।